कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट क्लास में, 3 टाइप के, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड पोलर। ठीक है, अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कोई बात नहीं कर रहा ना, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ ना कुछ बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम कोऑर्डिनेट निकालने सीखेंगे। क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर थ्योरी के बेस पे हम कैसे क्लास करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन कि ये कैसे हेल्प करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे ड्राइंग्स में। तीसरी बात कि सर क्या आज भी इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने कभी 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, जहाँ ग्राफ्स बनाए थे, और आज के टाइम में इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में क्या है कि हम जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जैसे आप सिविल वाला काम है, ठीक है, चाहे आप उसको आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर दो, कनेक्ट कर दो, चाहे इंटीरियर में कनेक्ट कर दो, चाहे किसी में भी कनेक्ट कर दो, तो हर तो सिविल वाला यही काम। सिविल में अगर मैं फुटिंग और कॉलम की बात करता हूँ, तो आप कॉलम को कैसे रीनेम करते हो। एक तरफ अल्फाबेट होता है, एक तरफ न्यूमेरिक होता है, ऐसे होता है ना, A1 B2 C1 D2 ऐसी करके नाम नेमिंग होता है। तो वो जो नोमेनक्लेचर जो होता है ऑन बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेट ही होता है, यानी मैं कहीं कहीं ना ओरिजिन मान रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यूज मान रहा हूँ। भाई मुझे अगर रेसिडेंशियल एरिया बनाना है तो मैं मिनिमम कोशिश करूंगा 14 फीट पे कॉलम रखूँ या 12 फीट पे कॉलम रखूँ, डिपेंड ऑन क्राइटेरिया, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर की भाई कैसा क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। तो अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव और पोलर कैसे हेल्प करते हैं, ये हम अपनी ड्राइंग्स में तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, तभी हम समझते हैं कि तीनों कंसेप्ट है क्या। तो अगर मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, 20 10 10 10 10 20 O A B C D एंड E। ठीक है, एल एंटर किया, ऑरिजिन दिया, ऑरिजिन कितना दिया 0,0। हमने पढ़ा था उस समय भी ध्यान होगा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में काम करता है। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन हो गया, इसको मैंने O पॉइंट माना, O के A की तरफ गया। जब A की तरफ गए तो इसका जो वैल्यू कहता है फार्मूला x, y, यही कहता है जितना x में चलोगे और जितना y में चलोगे वो वैल्यू आपको पुट करनी है। तो मैं O के रिस्पेक्ट में A पे जब गया तो 20 चला और y में 0 चला, क्योंकि इस डायरेक्शन में y 0 है। जब मैं B पे गया तो O के रिस्पेक्ट में x में 20 चला और y में 10 चला। ठीक, फिर जब मैं C पे गया तो जब C पे गया तो C पे क्या देख रहा हूँ कि भाई मेरी इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू, ये वाला गैप और ये वाला गैप इंडिकेट करिए, यानी कि 10,10। ठीक, फिर जब मैं D पॉइंट पे गया तो 10,20, और जब मैं E पॉइंट पे गया तो 0,20, एंड E to O पे वापस भी आना है मुझे तो 0,0। डबल एंटर और एस्केप। ठीक है, अब ये कमांड से बाहर निकलने के लिए सर क्या ये फिगर इस बिहाफ पे ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट आपको समझना है। एंटर किया, अब ओरिजिन 0,0 सबसे पहला पॉइंट डालना ही डालना है। जैसे आप लिखोगे लाइन ऑटोमेटिकली ओरिजिन पे पहुंच जाएगी, आप इसको टॉप पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके सामने ओरिजिन आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको डालना है 20,0 जो वैल्यू आपने यहाँ, अब जो वैल्यू आपने यहाँ रखी है, आपने जो ये चार्ट ओपन किया पहले आपने क्या डाला, 0 को एल एंटर, लाइन कमांड ये लिखा हुआ है, लाइन का, बिना लाइन कमांड के तो आप वैल्यू डाल के भी कोई फायदा नहीं है। तो एल एंटर किया, 0,0 डाला, फिर 20,0 डाला, फिर उसके बाद 20,10, फिर 10,10, फिर 10,20, 0,20 एंड 0,0। ठीक है, ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के बिहाफ पे अब मैं आगे चलता हूँ, जिसका नाम है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, 20 लिया, 10 लिया, 10 लिया, 10 लिया, 10 लिया, 20 लिया, O A B C D and E, एल एंटर किया, ऑरिजिन लिया 0,0 और एनी वेयर। ठीक है, O से A की तरफ गए, एड +-x एंड +-y,
एट 20,0। अब एट रिलेटिव क्या कहता है कि मेरा ओरिजिन कहीं भी हो, चाहे आप 0,0 से बनाओ, चाहे कहीं भी क्लिक करके बनाओ, मैं फिगर तभी ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यानी कि अब एक बात और ध्यान रखना है कि हर एक सॉफ्टवेयर, सिर्फ ऑटोकैड के अंदर नहीं, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ओरिजिन सिंगल ही होता है। अगर ओरिजिन बढ़ते भी हैं तो एक बार में एक ही ओरिजिन यूज कर सकते हो, मल्टीपल ओरिजिन यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, चाहे तुम कहीं भी क्लिक कर लो, चाहे ओरिजिन पे क्लिक कर लो, लेकिन एक बार में एक ही ओरिजिन हो। ठीक, तो मैंने एल एंटर किया और कहीं भी रैंडमली क्लिक कर। रिलेटिव के अकॉर्डिंग मैंने ए पॉइंट की वैल्यू निकाली, बी पॉइंट की वैल्यू जब मैं निकालने गया तो 0,10 कर दिया। सर आपने 20,10 क्यों नहीं लिखा, 0,10 क्यों लिखा? क्योंकि ओ ओरिजिन यहाँ पे था, ओ फिक्स ओरिजिन था सबके लिए, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन ओ नहीं है। ओके, यहाँ के लिए तो ए के लिए तो ओ बन गया, लेकिन जब ए टू बी जाएंगे तो ए बन जाएगा बी के लिए, इसीलिए अब इसके रिस्पेक्ट में 0,10। जब सी पे गए तो -10, अब ये एक सर नई आफत आ गई, -10,0। पहले तो फार्मूला देखो, ऐड प्लस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस वाई, ऑरिजिन ये रहा, और हम क्या जानते हैं, इधर पॉजिटिव एक्स होता है ना, इधर माइनस एक्स होता है, इधर पॉजिटिव वाई होता है, और इधर नेगेटिव वाई होता है ना, यही होता है। तो अब मैं ऑरिजिन मेरा यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा था, नेगेटिव एक्स होना चाहिए, नेगेटिव एक्स आ गया, फिर 0,10 अगेन ऊपर के चले गए, ई पॉइंट पे आए -10,0, फिर ई टू ओ पे वापस आए 0,-20। ठीक है, फिर मैंने एल एंटर करके कहीं भी क्लिक कर दिया, एट लगाया 20,0, फिर 0,10, फिर -10,0, सॉरी कुछ और टफ किया, -10,0, फिर 0,10 एंड फिर -10,0 एंड फिर 0,-20। पॉइंट क्लियर हुआ रिलेटिव भी। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। @ डिस्टेंस और एंगल। 10, 10, 10, 10, 20, O, A, B, C, D, E। O origin 0,0 और एनी वेयर। ठीक है, O से A की तरफ गए एट 20 एंगल 0। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एट D एंगल यानी लेस देन A, B 10 लेस देन 90, इसमें भी ऑरिजिन शिफ्ट होता है, C 10 लेस देन 180, ऑरिजिन से इधर गए, D 10 less than 90, 10 less than 180 and E2O पे at 20 less than 270, डबल एंटर और एस्केप। ठीक है, अब इसका मतलब अब हम इसको जब वो करेंगे तो सर ये आपने 4 साइड्स इसमें यूज कर ली, मतलब अब जो आपने बनाया ना इसमें इसमें ग्राफ में सारे एक्सिस, मतलब जो आपने बताया था कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो इसमें मतलब 4 साइड्स यूज करिए आपने। अब जो आप करोगे इसमें क्या होगा देखते चलो, एल एंटर करूंगा, कहीं भी रैंडमली क्लिक करूंगा, एट 20 एंगल का साइन ऐसे 0, फिर 10 एंगल 90, 10 एंगल 180, 10 एंगल 90, 10 एंगल 180 and 20 एंगल 270। अब इसका मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने इसमें तो 4 साइड्स देखी, मतलब 4 एक्सिस के मतलब चारों साइड आपने मूव किया, अब यहाँ पे क्या 0 यहाँ पे आपने रखा होगा, जो आपने एलेंटर करके कहाँ कहीं भी रैंडमली क्लिक किया वो उसके लिए ओरिजिन बन गया, ओरिजिन बन गया। उसके बाद जो आपने ये 290 और ये जो 270 ये कैसे, मतलब ये एंगल्स हैं,
हाँ ये एंगल है। अब ओरिजिन ऊपर है, नीचे जा रहे हैं, ओरिजिन ऊपर है, नीचे जा रहे हैं, 270 डिग्री तो आएगा। नो, ओरिजिन मेरा शिफ्ट हो रहा है ना। अच्छा, ओरिजिन बार बार शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है, रिलेटिव और पोलर में ओरिजिन शिफ्ट होता है तभी तो मेरा एंगल और प्लस माइनस आता है। अगर मेरा ओरिजिन शिफ्ट ही नहीं होगा फिर मेरा एंगल और प्लस माइनस आएगा ही। इसमें एब्सोल्यूट वाले में तो फिक्स है, फिक्स है, उसमें तो कोई प्लस माइनस का सीन ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि प्लस का तो है, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ईपी कर रहा हूँ, सेकंड में जाता तब फिर दिक्कत होती है, या थर्ड में जाता तो दिक्कत होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही काम कर। तो खाली सिर्फ प्लस घटाना और जोड़ना है, और कोई प्लस और माइनस का सिंबल नहीं लगा। चीजें क्लियर हुई। अब एक ड्राइंग दे रहा हूँ जिसमें आपको खुद कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। ये जस्ट होमवर्क टाइप समझो, आपको निकालना है। पहले थ्योरेटिकल निकाल के लेके आना है। अभी तो मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिकल भी दिखा दिया और थ्योरेटिकल भी दिखा दिया। आपको इसको एब्सोल्यूट से सॉल्व करना है, ठीक है, रिलेटिव से सॉल्व करना है एंड पोलर से सॉल्व करना है, तीनों से सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे सर इसमें एंगल कैसे मैं इसको डिफाइन करूंगा कि एंगल ये है? कैसे आप बताओ, अब आप मुझे बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी बताओ। तो इसमें मतलब जैसे मैंने लाइन से 10 स्टार्ट किया, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, हम्म, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया वो वाला। अब आ जाते हैं हम ऑटोकैड में पढ़ने क्या क्या वाले। ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में जो मेन बेसिक टॉपिक थी वो हमने कर लिया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई आगे क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ हम जो कोर्स कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर 1 to 14। मैंने अपने कोर्स को चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। चैप्टर 1 to 14 पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे पूरा 2D में, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 3D बेसिक, ऑटोकैड में भी हम 3D बेसिक पढ़ेंगे, और फिर इसका एक और पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड 3D मॉडलिंग, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारा हमारा कंटेंट 2 महीने में खत्म हो या 1.5 महीने में खत्म हो, चाहे 1 महीने में, ये टोटली डिपेंड ऑन यू। क्योंकि सप्ताह में हमें 4 दिन क्लास लेनी है, 4 दिन के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा, या 2 वीक के बाद आइडिया आ जाएगा कि मैं कितनी स्पीड पकड़ सकता हूँ। फिर वो स्पीड से हम आगे चलते चलेंगे, क्योंकि आप अभी अपने बैच में आप अकेले हैं, सेपरेट है, तो स्पीड मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप जितनी स्पीड में चाहो उतनी स्पीड में खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अकेले करना, जो करना आपको अकेले करना, तो इसीलिए, ठीक। दूसरी बात, ये हो गया 1 to 14 चैप्टर्स। चैप्टर्स के कुछ मैंने नेम भी डिसाइड कर रखे हैं। चैप्टर्स में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट, लिमिट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने पढ़ लिया, रेक्टेंगल क्या होता है, फिर उसके बाद अनडू और रीडू क्या होता है, ये चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर सेकंड में फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारे सुंदर सर, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया तो उसका ओवरले हाँ। होता है कि 4 इंची 9 इंची, हम तो ये रखते थे, मतलब उसमें कमांड डाली 9 डाला। देखिए आप डेट काम कर रहे थे अभी तक, यहाँ जो आप करने आए हैं वो टॉप टू बॉटम करने आए हैं, बॉटम टू टॉप करने आए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर बॉटम टू टॉप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नीचे से ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, ऊपर तो हम ओवरव्यू लेके आए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी हम काम करके आए हैं, तो ऊपर तो ओवरव्यू इतना हमें आता है कि हम अपना काम किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके निकाल लेंगे, है ना। लेकिन हमें ओवरव्यू नहीं लेना चाहिए, हमें ऑल ओवरव्यू चाहिए, ठीक है ना। ओवरव्यू लेके कोई फायदा नहीं है, हमें मुझे सब कुछ जानना है। हमें नहीं पता, हमें पता है कि 10 कमांड से मेरा काम हो जाना है, मैं 10 कमांड ही सीख के अपनी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन 10 कमांड सीखना नॉट गुड। वाई? क्योंकि उस 10 कमांड से सिर्फ मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अगर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है तो वी कैन, हम नहीं, तब नहीं कर पाएंगे, हम फिर वहाँ फेलियर हो जाएंगे। तो वहाँ फेलियर ना हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर या वी आर हियर, ठीक है। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे ड्राइंग टूल्स एंड मॉडिफाई टूल्स, कि ड्राइंग टूल्स कैसे काम करते हैं, मॉडिफाई टूल्स कैसे काम करते हैं। फिर चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं, यानी कि आफ्टर ड्राइंग में जो हम डायमेंशन डिटेलिंग करते हैं, हाउ कैसे करते हैं, तो वो हम सीखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 4 में आएगा हमारे पास कि हम लीडर्स क्या होती है, मल्टी लीडर्स क्या होती है, टेक्स्ट क्या होते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट, यानी कि डिटेलिंग आफ्टर डायमेंशनिंग हमें कुछ चीज़ें ड्राइंग के बारे में लिखनी है। जैसे इस वाले कॉलम में मैंने सरिया यूज किया है, जस्ट मैंने ऐसी हिंदी में बोल दिया, आप इंग्लिश में इस चीज को लिखना चाहते हो, हाउ कैसे लिखो, तो डेट वहाँ हेल्प करेंगे लीडर, मल्टी लीडर, टेक्स्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट। क्योंकि सिर्फ डायमेंशन देना हमारा काम नहीं होता ना, समझाना। मतलब मजदूर को क्या समझ में आ रहा है,
क्या समझ में, वो टेक्निकल है, नहीं समझ में आ रहा, उसको जब तक हम मेंशन नहीं करके देंगे मेरे भाई ये वाला कॉलम से लेकर इस वाले कॉलम के बीच में 12 बिट तो रखना है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो चौड़ाई में डिफरेंस है, तो वो लिखा हुआ जब देखेगा कि नहीं भाई सर ने यहाँ लिख दिया है एरो से, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि वो अंगूठा छाप है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये काम करना है जो यहाँ लिखा हुआ, तो वो अगर गलत लिखोगे तो गलत करेगा, सही लिखोगे तो सही करेगा। जितना ज्यादा डिटेल में लिखोगे उतना ज्यादा उसको समझ में आएगा, उतना अच्छा काम करेगा। फिर आता है चैप्टर 5 और 6 जो मेरा कंबाइंड रहता है। इसमें हम मल्टी लाइन, जो आप बोल रहे हो, हम चाहें तो अब जैसे आपने बोला 9 इंची की लाइन डाली, 9 इंची की लाइन आ गई, तो वो मल्टी लाइन में काम होता है। 2 लाइन एक साथ चलती हैं, मुझे एक साथ गैप रखना है 9 इंची का, पार्टीशन वॉल का 6 इंची का रखते हैं, एक्सटीरियर वॉल का हम 9 इंची का रखते हैं, है ना, यही लेके चलते हैं। तो अब वो इंची मुझे डालना ना पड़े, मैं एक ही बार डालूं और काम लाइन खींचता चला जाऊं और वैल्यू बदलती जाए, तो वो आता है मल्टी लाइन। तो वो सब हम धीरे आज मैं जैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, हाँ, तो वो ओवरव्यू देते जा रहा हूँ। एक्स लाइन क्या होती है, और फिर इसके बाद इसमें क्या बोलते हैं आपका स्प्लाइन क्या होती है, रे क्लाउड क्या होता है, डू नट क्या होते हैं, लाइन टाइप क्या होती है, लाइन बीट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग चैप्टर 5 और 6 में। फिर आता है चैप्टर 7 की बारी। चैप्टर 7 में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच प्रॉपर्टी क्या होती है, क्विक प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंथ क्या होता है, आपका जॉइन क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, रीजन क्या होता है, रीड्रॉ क्या होता है, ये सब चीज़ें चैप्टर 7 में जानेंगे। फिर चैप्टर 8 आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए, कि इसमें हम लोग लेयर्स पढ़ें, लेयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमारी जितनी भी ड्राइंग्स बनती है, चाहे वो सिविल की हो, चाहे लेयर्स में बनती है। लेयर्स इन द सेंस होता है कि अगर मैंने फर्नीचर की लेयर अलग करी है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को मैंने विदाउट लेयर काम करके नॉर्मल मैं क्लाइंट भी खींच रहा हूँ, वो लेयर में बन रही है, लेकिन डिफरेंट लेयर पे काम करना, दैट इज द पॉइंट। तो अब मेरे को क्लाइंट ने कहा और मैंने सिंगल लेयर पे काम करके दे दिया, अगर क्लाइंट ने कहा यार ये फर्नीचर का कलर है ना ब्राउन कर दे, 2D ड्राइंग दे रहे हैं यार, तो ब्राउन कर दे। अब अगर गलती से तुमने लेयर का कलर ब्राउन कर दिया, सिंगल लेयर का, तो पूरी ड्राइंग ही ब्राउन हो जानी है, तो लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं करना। तो वहां पर लेयर कैसे हेल्प करता है, तो वो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 9, 10, 11 जो तीनों कंबाइन है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक क्या होते हैं, डब्ल्यू ब्लॉक क्या होते हैं, डायनेमिक ब्लॉक क्या होते हैं, पैरामेट्रिक मैनेजर क्या होता है, ऑटो कंस्टेंट क्या होता है, ज्योमेट्रिक कंस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनल कंस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती है, डिजाइन सेंटर क्या होता है, टूल पैलेट क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने बोल तो दिया, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है जो अभी आपने नाम भी नहीं सुना। रीजन भी है उसका क्योंकि आपने भी उस डेप्थ लेवल पे काम नहीं किया। अब जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक इन द सेंस मुझे सोफा चाहिए सर, मैंने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां काम करते हैं, वो बना बनाया सोफा उठा के ले आते हैं, बना बनाया बेड उठा के ले आते हैं, टेबल ले आते हैं, चेयर ले आते हैं। सर मैं तो बनाने लगता हूँ, मैं तो टाइम इसी में खत्म हो जाता है, वो साले फटाफट बना के दे देते हैं, वो कहाँ से? तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, उन्हीं को ब्लॉक आ गया। कुछ लाइब्रेरी आपको इनबिल्ट ऑटोकैड में मिलेगी और कुछ लाइब्रेरी आपको गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो वैसे वो लोग काम करते हैं, तभी उनको डिजाइनर सोफा या बेड या चेयर या कुछ भी एक्सवाइजेड वो सब इजीली तरीके से मिल जाता है। तो उसको हम चैप्टर 9, 10, 11 में जाएंगे। ठीक, फिर आता है चैप्टर 12 की बारी। चैप्टर 12 में हम जानेंगे, ये हमारे थोड़े से अलग, ऑटोकैड में ही इतना काम होता है कि लोग नहीं जानते। लोग सिर्फ सोचते हैं, जितने भी मालिक है वो यही सोचते हैं लाइन ही तो खींचनी है, ऑटोकैड का मतलब उनको लाइन ही खींचना समझ में आता है, इससे ज्यादा नहीं समझ में आता। बहुत सारी लेयर्स होती है इसमें एक्सटर्नल रेफरेंस कमांड इस लेवल पे सोलर पैनलिंग में यूज करती है, गूगल मैप पे जो अपडेट्स होती है वो काम किया जाता है, ये चैप्टर 12 का पार्ट। ठीक है, तो इसमें सारे काम होते हैं, सोलर पैनलिंग हो गई, गूगल मैप पे अपडेट्स हो गए, जो भी एक्सवाइजेड है, ये सारा काम इस चैप्टर 12 के अंदर आता है। प्लस आज के टाइम में सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ये जैसे अभी ये बगल में बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग बनने से पहले इस पे इंस्पेक्शन हो चुका होगा, इसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी होगी कि इस पे अब जो दोबारा बिल्डिंग बननी जा रही है वो जो रहेगी, कितने साल रहेगी और झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। दैट इज कॉल्ड सॉइल टेस्टिंग। पुराने टाइम में उसको सॉइल टेस्ट कहा जाता है। वहाँ की मिट्टी उठाई, लैब में गई, टेस्ट हुआ, तब जाके अप्रूव होता था। कॉमर्शियल बिल्डिंग बनने से पहले सॉइल टेस्ट ही होता है। सॉइल टेस्ट में पुराने टाइम में पैसा चलता था, आज के टाइम में पैसा नहीं चलता। रीजन भी है, ये नहीं कि मोदी की योगी सरकार आगे, नहीं, सॉइल टेस्ट में इसलिए क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस, तो सॉफ्टवेयर को तुम धोखा नहीं दे सकते, तुम उसे झूठ ही नहीं बुलवा सकते। पैसे के दाम में तो पहले तो कुछ भी लैब में टेस्ट सब पास कर दिया, अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 12। फिर आता है चैप्टर 13 में हम आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ेंगे। सॉइल टेस्टिंग हमारे बीटेक में पढ़ता था,
पार्ट ऑफ वो लिया सॉइल और उसको डिस्टॉर्ट करके देख के वो करेंगे। हाँ तब होता था। चैप्टर 13 में हम आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे एंड चैप्टर 14 लास्ट है जो 2D का पार्ट, दैट इज कॉल्ड लेआउट कैसे देते हैं, ड्राइंग बनने के बाद लेआउट के अंदर कैसे सेट किया जाता है, टाइटल ब्लॉक्स के अंदर कैसे सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें चैप्टर 14 में। फिर आता है 3D बेसिक एंड 3D। ये कंप्लीट इंटायर हम लोग का ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन। ये समझ में जी काम आपको सिर्फ ये होमवर्क दिया गया है, ओके इतना ही करके लेके आना है कल। इसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है, जो निकले गलत निकले सही निकले निकालना जरूर है, आई विल डू इट। ठीक है। और फिर इसको लेके आ, दूसरा स्केचअप तो मेरे बाद में स्टार्ट होगा। पहले ऑटोकैड खत्म होगा देन स्केचअप स्टार्ट होगा, वन बाय वन चलेंगे हम। जितना स्पीड तुम खींचना है, तुमको मैंने ओवरव्यू दे दिया है। स्लो चलना, मुझे बेस मजबूत करना है। अपना बेस मजबूत करने के लिए आपको अपनी पकड़ को पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। वो चलते चलते रहना का, डेली का काम डेली खत्म करना, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तभी चीज़ें क्लियर भी होंगी, ठीक है। ये काम करो आप, बाकी फिर अच्छा मुझे वो कीज ऑटोकैड के लिए मुझे की वगैरह तो चाहिए कि ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है। आप लैपटॉप जब लेके, जब मैं मांगूंगा आपसे, कल ही वैसे मैं करूँगा ये काम, तो कल मैं लैपटॉप जब आपका देखूंगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा, उसमें कुछ अपग्रेडेशन होगा तो वो भी करा दूँगा, ठीक है। तो पहले लैपटॉप मेरे चेक। को एक्चुअली में एक स्टूडेंट टाइप का मिला हुआ है, एक जो मैं ना आई एम परस्यूइंग द इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स इन AFT ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे एक दिया है। वो स्टूडेंट एक्सपायर हो गया होगा, मतलब एक अभी जो स्टार्ट हुआ है वो मतलब 1 साल का है, वो 1.5 साल का। हाँ तो स्टूडेंट वर्जन एक चल साल। जाएगा ना? हाँ अभी कौन सा वर्जन दिया है? सर 2016 है। अभी तो हम 2023-24 डालेंगे। हाँ तो वही करेंगे। ना तो उसको हटा देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है सर। ठीक है।